जो क्लास लगाएंगे जिन हार्डली 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी, सारा पार्टनरशिप एक्ट इसी में हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए एक रैपिड फायर जैसे ना रिवीजन टाइप भी हो जाएगा साथ ही साथ। चलो आगे बच्चे, रिलेशन ऑफ पार्टनर। रिलेशन ऑफ पार्टनर में पहला पॉइंट था राइट का, दूसरा पॉइंट था ड्यूटीज का। ठीक है, दोनों में फर्क होता है। सबसे पहले हम देखेंगे राइट ऑफ पार्टनर्स। राइट ऑफ पार्टनर्स के उनके क्या राइट होते हैं? पहला राइट, जो चाहे मैं एक्टिव पार्टनर बनना बन जाए, एक्टिव पार्टनर करे आके काम, किसी को रोका नहीं गया एक्टिव पार्टनर बनने से। ठीक है, आगे देखा जाए कि उससे पूछ के डिसीजन लिए जाए। ऑब्वियसली कोई एक सिंगल ओनर थोड़ी है, 2-3 लोग ओनर है, तो उसे कंसल्ट करना बाकी पार्टनर्स का फर्ज बनता है कि हर पार्टनर से डिसीजन में ओपिनियन लिया जाए। पर अब हर छोटी छोटी चीज थोड़ी पूछने जाएंगे। तो कहते हैं जो ऑर्डिनरी से मैटर है, छोटे छोटे से मैटर है, तो उस पर 50% वोटिंग भी आगे ना चल जाएगा। मान लो 2 पार्टनर है, एक ने डिसाइड कर दिया ओके। 3 पार्टनर है, ठीक है, 2 ने डिसाइड कर दिया ओके, तीसरे नहीं था कोई बात नहीं। 6 पार्टनर है, 3 ने डिसाइड कर दिया ओके। ठीक है, तो ऑर्डिनरी मैटर में 50% की वोटिंग से चल जाएगा। पर अगर वो इंपॉर्टेंट मैटर है, फंडामेंटल मैटर है, फॉर एग्जाम्पल एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एक नए पार्टनर को लेके आना, रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, एक्सपल्शन वाला, याद है एक्सपेल्शन वाला, जब हम पार्टनर को निकाल देते हैं, तो उसमें हम लेंगे यूनैनिमस कंसेंट। यूनैनिमस मतलब 100% वोटिंग। एक भी इंसान अगर खिलाफ खड़ा रहा ना, तो वो डिसीजन नहीं हो पाएगा। तो वो डिसीजन को लेने के लिए 100% वोटिंग चाहिए। ठीक है, तो ये भी राइट है, हक बनता है, पहला हक बनता है, ठीक है, कि वो काम में पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा हक बनता है उससे पूछा जाएगा। हाँ, छोटे छोटे मैटर है तो 50% वोटिंग भी आगे चल जाएगा, बड़े मैटर है तो सबसे यस लेनी पड़ेगी। तीसरा राइट है, जब भी दिल चाहे जाके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है। बैलेंस शीट चेक करने का मन है कर ले, लेजर चेक करने का मन है कर ले, परचेस बुक देखने का मन है कर सकता है। ठीक है, आगे बच्चे, राइट टू शेयर प्रॉफिट। ऑब्वियसली प्रॉफिट शेयरिंग इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनर का भी तो हक बनता है ना, उन्हें प्रॉफिट मिले। ठीक है, अगर कोई पार्टनर चाहता है कि मिस्टर ए को प्रॉफिट ना मिले, मान लो ए बी सी है, बी और सी चाहते हैं मिस्टर ए को प्रॉफिट ना दे, तो वो चालाक बन के ना वो एक एग्रीमेंट बनवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं उसमें कि इसको हमने प्रॉफिट शेयरिंग नहीं देनी, तो वो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड है। ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बन सकता जिसमें लिख दिया जाए कि इसको प्रॉफिट नहीं देनी। ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बन सकता। ठीक है, आगे बच्चा, राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑन एडवांसेस। ये हमने पहले ही कहा है कि एक कई बार पार्टनर करता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उससे उसका कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है। और हमें पता है साल के एंड पे पार्टनर को एक तो सैलरी मिलती है, पार्टनर को साथ में क्या मिलता है, उसका जो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस होता है, और साल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट की, कितना बैलेंस चल रहा था पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसको दे दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा कई बार पार्टनर देता है लोन। पार्टनर कहता है मैं कैपिटल नहीं दे रहा, कैपिटल दे दी ना आपने तो वापिस ही नहीं करनी, आपका अलग राइट है कैपिटल पे, तो कहता मैं लोन दे रहा हूं। तो लोन को ही क्या वर्ड यूज किया गया, एडवांस, कि हम उसका राइट बनता है कि उसके जितना कैपिटल का बैलेंस है वो इंटरेस्ट देगा। अब एक बात और समझा देती हूँ, कैपिटल के 2 तरह के बैलेंस हो सकते हैं। एक हो सकता है डेबिट बैलेंस, एक हो सकता है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस में तो हमें पता है मैम, उसको इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा, हमें पार्टनर को इंटरेस्ट देना। जब कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, क्या पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देगा? एनी बढ़ता है, इट्स कंपल्सरी, लिखा जाता है, ये चीज एग्रीमेंट में लिखी जाती है। पार्टनरशिप डीड का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर आपका डेबिट बैलेंस चला गया ना, डेबिट बैलेंस होगा कैसे ये समझो। मान लो ये कैपिटल अकाउंट है, मैं टी शेप ही बना रही हूँ, कैपिटल अकाउंट में उसका बैलेंस बढ़ता जा रहा है। कब बढ़ता है बैलेंस? जब एडिशन आती है, जब वो नए चेक डालता है फर्म को। कम कैसे होगा? ड्रॉइंग्स लेके जा रहा है, तो उसके घर के पैसे थोड़ी उठा उठा के लेके जा रहा है, जितने उसके खुद का बैलेंस है उतने पैसे लेके जाए ना। अब ज्यादा लेके चला गया तो क्या माना जाएगा, उसने हमसे क्या ले लिया, लोन ले लिया, डेबिट बैलेंस हो गया ना। तो जब कोई लोन लेता है, तब खुद लोन देता है तो हमसे ब्याज मांगने आता है, हमसे लोन ले लिया, ज्यादा ड्रॉइंग कर ली, तो अब ब्याज देने भी तो है। ठीक है, तो जब डेबिट बैलेंस होता है तो पार्टनर ब्याज देता है, कंपनी फर्म को उसे देना ही पड़ता है, कंपल्सरी होता है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस होता है तो फर्म उसे देती है, ठीक है, क्योंकि फर्म के पास पैसे पड़े हैं उसके। आगे बचे राइट टू इंडेमनिटी। इंडेमनिटी याद है क्या होता है?
पार्टनर ने पहले अपनी जेब से खर्चा किया, जेब से कुछ पैसे, कुछ मनी स्पेंड की। अब क्या वो जेब से जो उसने खर्चा किया, फर्म के लिए खर्चा किया, कोई छोटा सा खर्चा कर दिया, तो क्या वो फर्म से पैसे वापस मांग सकता है? जैसे आपके साथ होता है ना, कई बार मम्मा ने फोन कर दिया, तो बता कहाँ पे है, ये चीज उठा लाइयो। अब जेब में थे 100 रुपए, अपने पैसे थे, मम्मा के लिए ले आए हम, फिर घर जाके कहेंगे ना मम्मा दो पैसे वापस, मैंने आपके लिए ये लेके आए। वही वही हाल पार्टनर का है। पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म के लिए काम करता है, फर्म के लिए उसने जेब से खर्चा कर दिया, ठीक है, तो दान थोड़ी कर दिया, जाके पैसे वापस ले सकता है। तो कौन से खर्चे के पैसे वापस ले सकता है? अगर उसने उसके ऑर्डिनरी रोजमर्रा के काम पे कोई छोटा सा खर्चा किया, या कभी इमरजेंसी में खर्चा किया, कि इमरजेंसी पड़ गई थी, कैश था नहीं, उसने पेमेंट कर दी, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई थी, नहीं देते नुकसान हो जाता, तो उसने पेमेंट कर दी, अब उसको हम वापस करेंगे एज अ फॉर्म, हम उसे पार्टनर को रीइंबर्स करेंगे। तो वर्ड याद रखना है, रीइंबर्समेंट, ठीक है। आगे बच्चे, राइट टू यूज पार्टनरशिप प्रॉपर्ली, प्रॉपर्टी मतलब एक बिल्डिंग है पार्टनरशिप के नाम पे, तो कोई एक पार्टनर एक्टिव पार्टनर है, हमेशा बैठता है ऑफिस में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्लीपिंग पार्टनर कभी ऑफिस नहीं आ सकता, आ सकता है। बिजनेस के लिए हर पार्टनर उस बिल्डिंग को यूज कर सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस के लिए, पर्सनल के लिए नहीं, पर्सनल यूज में नहीं लेके आ सकता, पर पार्टनरशिप के काम के लिए उसकी प्रॉपर्टी को यूज किया जा सकता है, ठीक है। वही अगेन बच्चे, यूनैनिमस ओपिनियन वाली पॉइंट, कि किसी को भी लेके आना है, ये उसका राइट बनता है कि उससे पूछ के लाया जाएगा नया पार्ट। किसी को रिटायर करना है, ये उसका राइट बनता है कि उससे पूछ के ही रिटायरमेंट होगी। अगर किसी को निकालना है, एक तो होता है ना इज्जत से रिटायर किया, एक होता है बेइज्जती करके निकाला, तो हो गया एक्सपेल करना। तो हर पार्टनर को ये राइट है ये प्रूफ करने का कि मेरी गलती नहीं है, मुझे मत निकालो, तो ये उसका राइट है, ठीक है। अगर मेजोरिटी डिसाइड कर रही है कि इसने कोई गलती की है, गलती भी कैसी होनी चाहिए, याद है ना, गुड फेथ, कुछ ऐसा किया है जो उसे एज अ नॉर्मल इंसान नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए उसे निकाला जा सकता है। उसने गुड फेथ में काम नहीं किया तो उसे निकाला जा सकता है, ये राइट है बाकी पार्टनर्स का कि किसी को निकाल सकते हैं। आगे, राइट टू रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन कौन से वर्ड है? सैलरी। ये हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि पार्टनर को क्या क्या मिलता है, उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट में से शेयरिंग मिलती है, और उसके साथ में सैलरी मिलती है। ये कहाँ मेंशन किया जाएगा? डीड में, डीड में जितनी लिखी है, जिसको देनी लिखी है, उतनी सैलरी दी जाए। आगे, राइट टू डिसॉल्व द फर्म, अगेन बच्चे वो एट विल वाली में कौन नोटिस देता है? एक पार्टनर नोटिस देता है कि बंद कर दो फर्म, ठीक है, तो ये उसका राइट है नोटिस देने का। अब यहां तक राइट हो गए, ठीक है। अब आते हैं ड्यूटीज पे। ड्यूटीज क्या बनती है? पहली ड्यूटी बनती है सबके हक में काम करेगा, गुड फेथ में काम करेगा, जो भी सही है वही करेगा। ऐसा नहीं है कि मजे में काम कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है या अपना पर्सनल फायदा सोच रहा है, बाकी उससे छुपा रहा है, बातें नहीं बता रहा, अपना अलग से काम कर रहा है, प्रॉफिट में से अलग से पैसे चुरा के लेके जा रहा है, तो हम कहेंगे वो गुड फेथ में काम नहीं कर। तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो काम गुड फेथ में करे। दूसरा, वो फर्म का बिजनेस बहुत ही अच्छे से चलाएगा, कॉमन एडवांटेज, हर पार्टनर का फायदा होना चाहिए, इस तरीके से अपना काम चलाएगा। जितनी उसमें काबिलियत है, जितनी उससे नॉलेज है, जितनी उसमें स्किल है, वो सारी अप्लाई करके फर्म के प्रॉफिट के लिए काम करे, अपने लिए नहीं, फर्म के प्रॉफिट के लिए काम करे, ठीक है। और ये ध्यान रखेगा जो भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी बैलेंस शीट बनाता है, जो भी पीएनएल बनाता है, कुछ झूठ नहीं लिखेगा उसमें, कोई एंट्री डिलीट नहीं करेगा कि हाँ बाकी पार्टनर्स को ना पता चले। बहुत अच्छे से ट्रू एंड फेयर अकाउंट बनाएगा, ठीक है। उसके अलावा सारी इंफॉर्मेशन देगा बाकी पार्टनर्स को। कौन देगा बच्चे? एक्टिव पार्टनर, जो डेली काम करता है। अब जो पार्टनर्स डेली नहीं आ रहे उनको वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, ठीक है। उसके अलावा ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस, अगर उसने कोई फ्रॉड किए, उसके फ्रॉड की वजह से सबका नुकसान हो, चाहे पार्टनर्स का हो चाहे फर्म का हो, तो वो उसे वापस करेगा, रीइंबर्स करेगा, उतने पैसे वापस करेगा। कोई केस हो गया तो वो अपने पर्सनल से पैसे देगा, बाकी कोई पैसा नहीं देगा, क्योंकि उसने फ्रॉड की, तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने फ्रॉड किए। आगे बच्चे, केयरफुली काम करेगा, अनगैली से काम नहीं करेगा, कि है नहीं करेगा कि हाँ मेरा थोड़ी है कोई फॉर्म का काम है, अपना काम समझ के काम करेगा, तो कोशिश करेगा कोई गलती ना हो,
कोई विलफुली जानबूझ के किसी चीज को इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है, जानबूझ के नुकसान नहीं करेगा, तो हम कहेंगे वो डेलिगेंटली काम कर रहा है। आगे बच्चे, अगर उसे प्रॉफिट्स के टाइम पे शेयरिंग दी जाती है तो उसका फर्ज बनता है कि लॉसेस से भी अपने कैपिटल को कम करे, तो वो सिर्फ प्रॉफिट की शेयरिंग नहीं, लॉसेस की शेयरिंग भी लेगा। आगे पर्सनल प्रॉफिट्स, अगर उसे कोई हो रहे, किसी वजह से उसका पर्सनल फायदा हो रहा है, फॉर्म की वजह से, ठीक है, उसका पर्सनल फायदा हो रहा है, तो वो उस चीज को बाकी पार्टनर्स को बताएगा। पहली बात, उसे पर्सनल प्रॉफिट कमाने नहीं चाहिए फॉर्म के नाम पे। कैसे पर्सनल प्रॉफिट? जैसे मान लो एक टेलरिंग का बड़ा सा बुटीक है, जैसे मान लो रोलिस्टा की एग्जांपल ले लेते हैं। रोलिस्टा के वहां पे एक मास्टर काम करता है। मास्टर ने क्या किया, रोलिस्टा का कस्टमर आता है, उन्हें कहता है रोलिस्टा वाले तो 2 लाख का लहंगा देंगे, मैं 35,000 में बना दूं। तो उसने रोलिस्टा का कस्टमर चुरा लिया ना। क्या कर रहा है? पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा है उसके कस्टमर चुरा के। तो उससे अगर ऐसा उसने प्रॉफिट बनाया है तो उसे पे बैक करना चाहिए फर्म को। ये चीज उसे नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरह की ऐसी ट्रांजैक्शन या प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना चाहिए जिससे उसका फायदा हो रहा है, फर्म का फायदा नहीं हो रहा। फर्म का बिजनेस कनेक्शन यूज करके अपना काम नहीं निकालना चाहिए, फर्म का नाम यूज नहीं करना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से पर्सनल प्रॉफिट नहीं कमाए, ठीक है, उसे अलॉट नहीं। अगर कमाता है तो रीइंबर्स करना पड़ेगा। आगे बच्चे, फॉर्म की प्रॉपर्टी सिर्फ फॉर्म के काम के लिए यूज करेगा, पर्सनल काम के लिए यूज नहीं करेगा, सिर्फ फॉर्म के काम में ही यूज होगी, सिर्फ फॉर्म के बिजनेस में यूज होगी। उसके अलावा जितना उसे हक दिया गया, जैसे मान लो मिस्टर ए, बी, सी 3 पार्टनर है, सिर्फ मिस्टर ए को हक है चेक पे साइन करने का। नो वन एल्स कैन साइन ऑन दैट चेक। तो बी नहीं करेगा, सी नहीं करेगा, क्योंकि बी और सी की अथॉरिटी के बाहर है, सिर्फ मिस्टर ए को अथॉरिटी है साइन करने की। तो जिससे उसकी अथॉरिटी है वैसे ही एक्ट करेगा, उसके बाहर जाके काम नहीं करेगा। आगे बच्चे, प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म याद है क्या क्या हो सकता है किसी फॉर्म की प्रॉपर्टी में? जैसे कार हो गई, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, या फॉर्म का स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, जो भी फॉर्म के नाम पे परचेज किया गया, जो भी फॉर्म के पास पड़ा है, जो भी फॉर्म के बिजनेस में से जनरेट हुआ है, बिजनेस में यूज होता है, उसे कहा जाता है वो फॉर्म की क्या है? प्रॉपर्टी है। इवन गुडविल भी उसमें इंक्लूड होता है। ये हो गई टेंजिबल और ये हो गई इनटेंजिबल, दोनों तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। आगे आते हैं बच्चे, राइट्स हो गया, ड्यूटीज हो गया। अभी हमने जो लास्ट में पॉइंट पढ़ा ना, अथॉरिटी के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो अथॉरिटी देखते हैं। पहली बात, हर पार्टनर फॉर्म का एजेंट माना जाता है, वही जो हमने म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन माना। कोई भी पार्टनर जाके फॉर्म के बिहाफ पे बात कर सकता है, दिस इज अलाउड। तो ये उसकी अथॉरिटी है, कोई उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता तू क्यों बोल रहे, वो कहेगा मैं पार्टनर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसकी अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी का मतलब होता है एक राइट है उस पार्टनर का कि वो कुछ करके आया ना, तो बाकी लोग उसकी इज्जत रखेंगे कि हाँ ये काम करके आए, ये नहीं कहेंगे तू कौन होता है। वो कर सकता है, उसको अथॉरिटी है वो करने की। कई अथॉरिटीज होती है जो हमें स्पेसिफिकली लिखनी पड़ती है, उसे कहते हैं हम एक्सप्रेस अथॉरिटी। और कई होती है जो कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, बताया जाए ना बताया जाए तब भी वो अथॉरिटी है पिक्चर में। जैसे एक्सप्रेस अथॉरिटी की बात करें तो वो एग्रीमेंट में अलग से लिखो, फिर जो लिख दिया जाएगा ना वो उसकी अथॉरिटी। जैसे मिस्टर ए का नाम लिख के लिख दिया, वो चेक पे साइन कर सकता है। मिस्टर बी का नाम लिख के लिख दिया, सारे सेल के वॉचर पे वो साइन करेगा, तो जो दे दी अथॉरिटी दे दी। अब आते हैं इम्प्लाइड, किसी को देने की जरूरत नहीं है, इम्प्लाइड है, नेचुरली उसको वो ऑथराइज है ये काम करने के लिए। जैसे वो काम कर सकता है कैरी ऑन बिजनेस, जैसे वो कोई भी काम पे अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है, स्कोप है उसका उस बिजनेस ऑफ द फर्म के स्कोप के अंदर रह के वो काम कर सकता है। फर्म के बिहाफ पे कोई काम कर सकता है, एक्ट इन द नेम ऑफ द फर्म, फर्म के नाम पे, जैसे किसी को कह सकता है, डिसीजन सुना सकता है, या फिर वो कहीं पे भी फर्म को बाइंड कर सकता है। हमने देखा ना म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन, एक करेगा सब भुगतेंगे, वो जो भी करेगा सबको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। जो भी उसने एज अ पार्टनर किया वो सबको बाउंड होता है, ठीक है। अब इफ अ पार्टनरशिप बी ऑफ जनरल कमर्शियल नेचर, फॉलोइंग एक्ट आर विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी। कहते हैं कि अगर हम कहें कि वो कोई छोटी सी मान लो दुकान चलाता है, तो हर पार्टनर का हक बनता है वो वहां पे सामान खरीद खरीद के लेके आ सकता है और वहां का सामान बेच सकता है, ये उसका हक बनता है। उस दुकान के खर्चे कर सकता है, नॉर्मल खर्चे कर सकता है, वो उस दुकान के लिए पैसे उधार ले सकता है और उस दुकान के पैसे वापस कर सकता है किसी को।
अपने कैपिटल अकाउंट में से ड्रॉइंग्स ले सकता है, किसी भी चीज को, इंस्ट्रूमेंट्स को, जैसे कि चेक्स वगैरह को ड्रॉ कर सकता है, बना सकता है, साइन कर सकता है, किसी और को दे सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, या फिर बैंक में जाके डिस्काउंटिंग करा सकता है। ये हर पार्टनर का हक है, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे कह दें कि एक टेक्सटाइल गुड्स वाली इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई फॉर्म है, तो कपड़ा खरीद सकता है, कोई भी कपड़ा खरीद के लेके आ सकता है, किसी को कपड़ा बेच भी सकता है, ये हर पार्टनर का हक है। पर क्या चीज है जो किसी भी पार्टनर को नहीं करनी चाहिए, कि वो ये नहीं कह सकता मेरा हक बनता है, नहीं बनता उसका हक। क्या नहीं करना चाहिए? अगर कोई भी तरह का समझौता करना है, याद है ना आर्बिट्रेशन क्या होता है, किसी के साथ बैठ के समझौता करना, बात करनी कि हाँ हम थोड़ा सा आपस में डिसाइड कर लेते हैं। जैसे किसी को पैसे देने थे तो उसने कहा चलो थोड़े ले लो, इतने ले लो, इतने में सेटल कर लो, तो वो उसके अकेले का हक नहीं, सब मिलके करेंगे। तो वो अकेला जाके डिस्प्यूट सबमिट नहीं कर सकता, पहले ये पॉइंट है। अगर कोई बैंक अकाउंट खोलना है, सब मिलके डिसाइड करेंगे, वो अकेला जाके नहीं खोल सकता, ठीक है। अगर कोई फॉर्म में से कोई पैसा लेना है, वो अकेला नहीं ले सकता, सब मिलके डिसाइड करेंगे। अगर कोई केस चल रहा है, फॉर्म ने किसी पे केस किया और वो चाहता है वो केस वापस ले ले, ये वो खुद डिसाइड नहीं करेगा, सबसे मिलके डिसाइड करे। किसी भी तरह की किसी के ऊपर केस करना है, कोई नई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, या फिर किसी और को अपने फॉर्म में पार्टनर बनाना है, ये डिसीजन वो सोल नहीं लेगा, ये सब लोग कलेक्टिव डिसीजन लेंगे। कोई एक पार्टनर इसका डिसीजन नहीं ले सकता, सब मिलकर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो गलती से किसी को अथॉरिटी दे दी, आप डर गए हैं जी ये बहुत गंदा काम करता है, बहुत अजीब काम करता है, क्या मैम बदल सकते हैं अथॉरिटी? हाँ बदल सकते हो, चाहो चेंज कर सकते हो, चाहो अथॉरिटी बढ़ा सकते हो। तो वो आप एग्रीमेंट करके सब पार्टनर म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं। अब मान लो कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, तो मैम कौन ऑथराइज पार्टनर, एक पार्टनर नहीं अवेलेबल है, तो अब कौन करेगा? तो वो आपको एग्रीमेंट में पहले से लिखना पड़ेगा कि कौन है जो ऑथराइज पार्टनर होगा। अगर हम कहें कि एक पार्टनर काम पे नहीं आता, ठीक है, उसकी जगह कोई और काम करना चाहता है, ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि वो कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर ही काम कर सकता है। कोई नया बंदा लेके आना है तो सबसे पूछ के लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी जगह एग्जिस्टिंग पार्टनर काम कर सकता है। आगे बच्चे नोटिस टू द एक्टिंग पार्टनर, जैसे कि कई बार कोई पर्सन को हमसे कोई दिक्कत है, हमारी फॉर्म से कोई दिक्कत है, वो हमारे ऊपर केस करना चाहते हैं, उनको किसी और का नाम नहीं पता, उसको सिर्फ उसका नाम पता है जो हमेशा फॉर्म में बैठा होता है, एक्टिव पार्टनर है, हमेशा वहीं पे बैठा रहता है, वो काम करता है। तो अगर वो उस पे केस करते हैं ना, तो समझ लो सब पे केस हो गया, सब लाइबल हो गए। पर अगर फ्रॉड का केस किया है, पर्सनल केस किया है, कोई मिसबिहेव का केस किया है, वो उसी पार्टनर का केस, वो किसी का साथ में शेयरिंग नहीं होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर उसने अच्छा काम किया था फिर भी केस हो गया, ठीक है, फिर सब भुगतेंगे। अगर उसने फ्रॉड किया है और उसी पे केस हुआ है, फिर बाकी नहीं भुगतेंगे, उसी को जाना पड़ेगा, उसी को लाइबिलिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें बच्चे लाइबिलिटी का चार्ट है। सबसे पहले है कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी का मतलब फॉर्म ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, फॉर्म भी लाइबल है, सारे पार्टनर भी लाइबल है, ज्वाइंटली और सेवर, ठीक है, किसी के साथ भी अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। अब मान लो पार्टनर ने किया कुछ गलत काम, रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर, तो जो भी अगर उसने वो गलत काम अपनी अथॉरिटी में रह के किया, हमने ही उसे वो काम करने को कहा था, जैसे हमने उसे कहा था चेक पे साइन कर, चेक पे उसने गलत पार्टी का नाम लिख दिया, गलत पार्टी को पैसे फिर चले गए, हमने ही तो हक दिया तो उसे चेक पे साइन करने का, तो सबको बियर करनी पड़ेगी लाइबिलिटी, इंटायर फॉर्म इज लाइबल, ठीक है। अगर उसने वो तो नहीं किया जो हमने कहा था, कुछ अपनी मर्जी से करता जा रहा है, अलग ही कुछ कर रहा है, अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके कर रहा है, पर पार्टनर्स ने म्यूचुअली रेटिफाई कर दिया, रेटिफाई का मतलब एक्सेप्ट कर ली उसकी मिस्टेक का, चलो कोई बात नहीं, अपना ही पार्टनर है, हो गई गलती, तो फर्म पूरी की पूरी लाइबल हो जाएगी, ठीक है। दो बातें, पहली बात हमने जैसा उसे करने को कहा था उसने वैसा ही किया, फिर वो अकेला नहीं, सब लाइबल। उसने किया तो गलत है, पर हम सबने उसको माफ कर दिया, रेटिफाई कर दिया, तब भी सारे लाइबल। अब मान लो उसने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके किया ना, हमने उसको एक्सेप्ट किया, हमने भी कहा कि तूने गलत किया,
तो पार्टनर फिर पर्सनली पैसे उसको भुगतान करेगा, पर्सनल लायबिलिटी, फिर कोई उसका साथ नहीं देगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चे, अगला पॉइंट है, अगर पैसे दिए थे किसी को, पार्टनर को, जैसे होता है ना कई बार किसी को हम पैसे देते हैं, ये पैसे लो, ये जाके काम कराओ, भेजा कोई और काम करने था, करके कुछ और आ गया, तो जो भी उसके पास पैसे थे, अगर उसने वो गलत जगह पे खर्च किए, ठीक है, तो क्या होगा? अगर बच्चे जिस पार्टनर को दिए थे पैसे उसी में गलत जगह पे खर्च किए हैं, तब भी फर्म लायबल होगी। क्यों लायबल होगी? क्योंकि उसी ने तो पैसे दिए थे। पता है अगर वो बेवकूफ है, उसे नहीं पता क्या करना है, तो आपको लायबिलिटी तो बियर करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बच्चे, हमने किसी को पैसे दिए नहीं, सबके पैसे थे, एक ही जगह पड़े थे, किसी एक पार्टनर ने गलत जगह खर्च कर दिए। अगर खर्च फॉर्म के लिए की है, ये दोनों पॉइंट में ये पॉइंट कॉमन है कि फॉर्म के लिए खर्च किए, अगर फॉर्म के लिए खर्च किए हैं तो फॉर्म ही लायबल है। ठीक है, क्योंकि वो पार्टनर है ना, क्यों ऐसे माना जाता है, क्यों उसको इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा है कि उसने कहीं और खर्च कर दिया? क्योंकि उसने फर्म का ही काम किया। अगर फर्म का ही काम किया तो कोई बात नहीं, पूरी फर्म उसकी लायबिलिटी। अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, किसी नए पार्टनर को लेके आना, पुराने को रिटायर करना, किसी को निकालना, डेथ हो जाना, या कुछ भी। अगर एडमिशन की बात करें तो नए पार्टनर को कहा क्या जाता है? इनकमिंग पार्टनर। आता कैसे है? सबकी मर्जी से, सबसे पूछ के आएगा। ठीक है, तो जैसे ही उसे पार्टनर बनाया जाता है तो उसे ऐसा माना जाता है कि वो न्यू पार्टनर हो गया, और वो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में उसका नाम लिख दिया जाता है। ठीक है, अब जो नया बंदा आया है उसकी लायबिलिटी क्या होगी? अगर उसकी एडमिशन डेट से पहले का काम था, एडमिशन डेट से पहले का काम था तो अलग केस है, अगर बाद का काम था तो अलग केस है। मान लो वो आया 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से पहले की लायबिलिटी के लिए ही इज नॉट लायबल। वो था ही नहीं तब फॉर्म में, तो वो लायबिलिटी क्यों लेगा? हाँ, उसके एडमिशन के बाद जो भी होगा उसके लिए उसे लायबिलिटी बियर करनी पड़ेगी। अब ये थर्ड पॉइंट है कि वो पार्टनर है बेवकूफ। जब आया उसने कहा कोई बात नहीं, मैं पास्ट की लायबिलिटी भी ले लूंगा, ठीक है, फिर बुक तो अगर बोल ही दिया है कि हाँ मैं पास्ट की भी लूंगा, तो कई बार इनकमिंग पार्टनर एग्री कर देता है कि मैं पुरानी लायबिलिटी भी ले लूंगा, दो फिर उसे पुरानी लायबिलिटी भी, अदरवाइज तो उसे अपने आने के बाद की मिलती है। ठीक है, उसके बाद में बच्चे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एग्जिस्टिंग फॉर्म में से कोई जा रहा है तो हम कहेंगे रिटायरिंग पार्टनर, तो खुशी खुशी जा रहा है, कुछ गलत करके नहीं जा रहा। जाता कैसे है? सबकी कंसेंट से, जरूरी है, यूनैनिमस। ठीक है, कई बार कंसेंट लेने की जरूरत ही नहीं होती, पहले से एग्रीमेंट में लिखा था ये इस दिन रिटायर हो जाएगा, जब 40 साल का हो जाएगा रिटायर हो जाएगा, 50 का होकर रिटायर हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा। या फिर उसने खुद नोटिस दे दिया मैं नहीं कर रहा ये पार्टनरशिप, मुझे निकालो यहाँ से, ठीक है, तो उसे निकाल देंगे, डिसाइड कर लेंगे वो निकाल। आगे, अब उसकी लायबिलिटी क्या होगी? जैसे एडमिशन में डेट ऑफ एडमिशन, ऐसे ही यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट। डेट ऑफ रिटायरमेंट छोड़ो, मैं कहती हूँ डेट ऑफ पब्लिक नोटिस देखनी चाहिए। जिस दिन पब्लिक नोटिस दिया उससे पहले की लायबिलिटी, जिस दिन पब्लिक नोटिस दिया उसके बाद की लायबिलिटी। अगर पहले की बात करें तो वो हर चीज के लिए लायबल, उल्टा है, क्योंकि वो तब पार्टनर था तो लायबिलिटी होगी। अगर बाद की बात करें तो लायबिलिटी नहीं होगी। अगर उसने नोटिस दे दिया, अगर नोटिस देना भूल गया, रिटायर हुआ 1 अक्टूबर को, नोटिस दिया 1 नवंबर को, तो इस पीरियड की लायबिलिटी भी उसे बियर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसने नोटिस लेट दिया, तो उसे पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी। आगे बच्चे, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, बेइज्जती करके निकाला। ठीक है, अब पार्टनर किसी को एम ही तो तुसे निकाल नहीं सकते, वहां पे क्या चाहिए? स्पेशल केस, ये होगा तभी निकालोगे। ठीक है, हाँ, आपको हक तो दिया है सबको, सब पार्टनर को हक दिया है कि वो आपस में बात करके कॉन्ट्रैक्ट करके किसी को निकाल सकते हैं, पर मेजोरिटी वोटिंग आना जरूरी। 50% से ज्यादा अगर यस बोलेंगे हाँ इस पर्सन को निकालना है, वो पर्सन तभी निकलेगा। और उसका, उस पे इल्जाम क्या होना चाहिए, उसका गुनाह क्या होना चाहिए, उसने गुड फेथ में काम नहीं किया। अगर ये टेस्ट ऑफ गुड फेथ में वो फेल हो गया, हम क्या करेंगे? उसका टेस्ट ऑफ गुड फेथ। इसमें अगर वो फेल हो गया, उसने कुछ गलत किया, गुड फेथ में काम नहीं किया, तभी निकालोगे। अब टेस्ट ऑफ गुड फेथ मैम करें कैसे? उसके लिए पहली बात ये है, अगर उसने पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में काम नहीं किया, उसको निकाल के हमारा बहुत फायदा होगा। ये इतना नुकसान कर रहा है ना कि इसके जाने से पार्टनरशिप का इंटरेस्ट होगा, मतलब पार्टनरशिप के पास बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, फिर निकाल सकते।
फिर कहेंगे यह गुड फेथ के टेस्ट में फेल हो गया। ठीक है, कई बार अगर आपने उसे मान लो ये कह दिया कि आप हमारे पार्टनरशिप के लिए सही नहीं, निकालना है, पर उसे नोटिस देना जरूरी। नोटिस देने के बाद ही निकालोगे। नोटिस क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उसे बुलाएंगे, कहेंगे अपनी सफाई में बताओ आपने क्या कहना, उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। वो भी तो कहेगा ना सर मेरी गलती नहीं है, उसकी बात सुनेंगे। अगर ये तीनों पॉइंट पूरे होते हैं, उसको सुनने के बाद भी लगता है कि उसने गुड फेथ में काम नहीं किया, वो टेस्ट ऑफ गुड फेथ में फेल हो गया, तो फिर उसे निकाल सकते हैं। पहली बात, उसने पार्टनरशिप के खिलाफ जाके कुछ किया, पार्टनरशिप के लिए अच्छा है कि उसे निकाल दो। ठीक है, फिर उसे नोटिस देंगे, नोटिस के बाद बुलाएंगे, आके उसकी पेशी होगी, अगर पेशी में वो गुनहगार साबित हुआ तो उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इन तीनों में से उसे नोटिस देना भूल गए या उसे बात करने का मौका नहीं दिया, तो हम उसे नहीं निकाल पाएंगे। वो केस कर देगा हम पे, इन्होंने मुझे नोटिस नहीं दिया, इन्होंने मुझे बात करने का मौका नहीं दिया। मतलब ये 3 काम करने जरूरी। ठीक है, उसके बाद में बच्चे जब हम उसे निकालते हैं, ठीक है, तो जिस दिन वो निकलता है वो बन जाता है रिटायरमेंट पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर। एक रिटायरिंग पार्टनर की तरह ही उसे पब्लिक नोटिस देना है, एक रिटायरिंग पार्टनर की तरह ही उसकी लायबिलिटी होती है। ठीक है, कि पहले की सारी लायबिलिटी वो बियर करेगा, बाद की उसको करने की जरूरत नहीं है। तो पब्लिक नोटिस एक्सपेलिंग पार्टनर के लिए, रिटायरिंग पार्टनर के लिए, ठीक है, और माइनर पार्टनर जब मेजोरिटी के बाद निकलता है, तीनों के लिए जरूरी। ये 3 तरह के पार्टनर है जो जाते वक्त पब्लिक नोटिस जरूर देंगे, रिटायरिंग, ठीक है, एक्सपेल्ड पार्टनर और माइनर पार्टनर जो मेजोरिटी के बाद फॉर्म को ज्वाइन नहीं करता। ठीक है, अब जो पार्टनर जाता है तो वो क्या कर सकता है? ठीक है, जो पार्टनर जाता है वो हमें छोड़ के चला गया, इसका मतलब ये नहीं वो कभी जिंदगी में काम नहीं करेगा। उसका हक बनता है कि वो जाके काम कर सकता है, बस हमारा नाम यूज नहीं करेगा, खुद किसी को भी ये नहीं कहेगा मैं इनके साथ काम करता हूं, हमारे कस्टमर्स को फोन कर करके नहीं बुलाएगा मेरे पास काम करा दो। ठीक है, ये 3 शर्तें हैं, अगर ये 3 शर्तें वो पूरी करता है तो वो सेम काम जाके अपना शुरू कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ से काम छोड़ के चला गया, अपना काम खोल रहा है, तो अपने काम में हमारा नाम यूज ना करे, किसी को कहे ना कि हमारी फर्म का पार्टनर है, और कोई भी हमारे पुराने कस्टमर को ना खींचे। ठीक है, आगे शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। कभी भी अगर मतलब रिटायरमेंट के बाद ये डिसाइड किया गया कि रिटायरिंग पार्टनर को भी अभी शेयरिंग देनी है तो दे सकते हो, उसने अपनी कैपिटल नहीं ली तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, दे सकते हो, ये उसका हक बनता है। ठीक है, आगे बच्चे रिटायरिंग पार्टनर वाला पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया निकल गया। ठीक है, अब दिवालिया कौन डिक्लेयर करता है? कोर्ट। जिस दिन डिक्लेयर हुआ उसी दिन माना जाएगा दिवालिया। ठीक है, उसी दिन से फर्म डिसॉल्व हो जाती है, उसी दिन से सब पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो इंसॉल्वेंट, द स्टेट ऑफ द इंसॉल्वेंट इज नॉट लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ फर्म आफ्टर द डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इसका रीजन ये है क्योंकि कोर्ट ही कह देती है ये पार्टनर का दिवालिया निकल गया। अब वो पार्टनर के पास पैसे ही नहीं है तो वो फर्म को पैसे कहां से देगा? तो जिस दिन वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तब से ये डिसाइड कर लिया जाता है कि अब फर्म को पैसे नहीं मिलते। ठीक है, अब मान लो कि फर्म का जब नुकसान होता है पार्टनर पैसे देता है, यहाँ पे पार्टनर का नुकसान हो गया तो क्या फर्म पैसे देगी? नहीं देगी। ठीक है, नॉर्मल केस में माना जाता है कि फर्म को जब भी डेफिशिएंसी फेस करनी पड़ती है पैसे कौन देता है? पार्टनर। अब पार्टनर की पर्सनल लाइफ में इंसॉल्वेंसी आ गई तो क्या फर्म उसको पैसे देगी? नहीं देगी, वो पार्टनर की पर्सनल है। ठीक है, एक पॉइंट ये। तो एक पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो तो फर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, फर्म को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बच्चे डेथ ऑफ अ पार्टनर। ऑब्वियसली जैसा एग्रीमेंट में लिखा होगा वैसा होगा, किसी के जाने के बाद अगर उसके घर वालों को शेयरिंग देनी है तो दी जाएगी। अब वो मरी गया तो वो लाइबिलिटी भी क्या ही लेगा, तो डेथ के बाद लाइबिलिटी भी नहीं मिलती है। आगे ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, उसका पैसा, उसकी शेयरिंग, वो चाहे तो आगे अपना सब पार्टनर बना सकता है, बस वो सब पार्टनर हमारे यहाँ आके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, वो सब पार्टनर आके हमारी बुक्स नहीं चेक करेगा, वो सब पार्टनर आके हमसे प्रॉफिट शेयरिंग नहीं मांगेगा, हम उस सब पार्टनर को लायबिलिटी नहीं दे सकते, वो सिर्फ उस पार्टनर का पार्टनर है। ठीक है, ये वही वाले पॉइंट है कि सब पार्टनर के साथ प्रॉफिट शेयरिंग वो करेगा, वो सब पार्टनर फॉर्म के साथ कोई रिलेशन में नहीं आ जाता। आगे बच्चे रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी।
कई बार होता है पार्टनर छोड़ के जा रहा है, वो कह रहा है मैंने अपनी गारंटी भी खत्म कर दी। मान लो फॉर्म ने एक लोन लिया है HDFC बैंक से 10 लाख का, फॉर्म के नाम पे अभी कोई एसेट नहीं है, HDFC डर रहा है, कहता मैंने लोन देना। तो मिस्टर ए फॉर्म का पार्टनर कहता है मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर फॉर्म ने लोन वापस नहीं किया तो मैं करूंगा। तो ये कभी भी पार्टनर इस गारंटी को कैंसिल कर सकता है। वो HDFC के पास जाएगा, कहेगा मैंने गारंटी ले रहा है इनकी, तो उसकी मर्जी है, तो रेवोकेशन भी कर सकता है।